हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यस ITI टेक्निकल क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सारे प्रश्न 23 अगस्त का जो CBT एग्ज़ाम हुआ था उसमें आए हुए थे। तो विद्यार्थियों के द्वारा स्मृति के आधार पर ये प्रश्न भेजे गए हैं व्हाट्सएप के द्वारा। तो हम जानेंगे कि किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं और कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न जो लिया गया है वो सिंगल फेज मोटर से है। तो चलिए प्रश्न को देख लेते हैं। छोटे टेबल पंखे में कौन सा मोटर उपयोग किया जाता है? तो छोटे टेबल पंखे में यूनिवर्सल मोटर का उपयोग किया जाता है, यानी यूनिवर्सल मोटर को लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन आया था कि वैक्यूम क्लीनर में कौन सा मोटर उपयोग किया जाता है? तो वैक्यूम क्लीनर में यूनिवर्सल मोटर उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या आया था? ये तो दो प्रश्न आपके सिंगल फेज मोटर से आए थे। अब ये जो नेक्स्ट प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है ये आपका DC मशीन से है, यानी मोटर और जनरेटर से। तो प्रश्न है तरंग बाइंडिंग का क्या फ़ायदा है, यानी इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, किस लिए किया जाता है? तो देखिए तरंग बाइंडिंग का जो उपयोग किया जाता है वो कम धारा और उच्च वोल्टेज के लिए किया जाता है। वहीं अगर आप लैप बाइंडिंग के लिए अगर देखें तो लैप बाइंडिंग में जो वोल्टेज होता है वो लो होता है और करंट क्या होता है, हाई होता है, यानी करंट उच्च होता है। तो लैप बाइंडिंग में वोल्टेज निम्न होता है और धारा उच्च होता है, जबकि तरंग बाइंडिंग में धारा कम होता है और वोल्टेज उच्च होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में देख लेते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछ रहा है कि सिलिकॉन सेमीकंडक्टर को हम किससे इंगित करते हैं? तो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का कोड BY126 होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है ऑसिलोस्कोप से, यानी ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स से ही है। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के AC सिग्नल उत्पन्न करता है, यानी उसमें कोई भी आप इनपुट नहीं देंगे तभी आपको AC सिग्नल प्रदान करेगा? तो वो है आपका दोलन सर्किट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला जो प्रश्न आया था, कौन सा उपकरण मापे हुए या परिचित मात्रा का एक प्रतिनिधित्व करता है? तो वो है आपका कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप। ठीक है, अगला प्रश्न आया था आपका CRO से, यानी CRO का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो CRO का उपयोग आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए किया जाता है। CRO का उपयोग फ्रीक्वेंसी के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है DC जनरेटर और DC मोटर का EMF समीकरण। तो DC मोटर के लिए जो EMF समीकरण होता है वो होता है आपका बैक EMF इक्वल टू V माइनस IA RA वोल्ट। ठीक है, जबकि जो आपका DC जनरेटर होता है उसके लिए जो फार्मूला होता है EG बराबर P∅ZN अपान 60A होता है। ठीक है, तो DC जनरेटर के लिए EMF का फार्मूला होता है P∅ZN अपान 60A और DC मोटर के लिए जो फार्मूला होता है बैक EMF बराबर वोल्टेज माइनस IARA। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या आया था? अगला जो प्रश्न है वो भी आपका DC मशीन से ही आया था। प्रश्न है किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है? अब ये आपको फिगर दिया गया है, अब इसको देख के बताना है कि यह कौन सा वाइंडिंग है। ठीक है, तो ये जो वाइंडिंग है ये है डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। ठीक है, लैप वाइंडिंग कुछ इस तरह होता है, आपका ऐसे बनता है। ठीक, ऐसे आपका लैप बाइंडिंग बनता है। समझ में आ रहा है ना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डुप्लेक्स बाइंडिंग। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है वो भी आपका मोटर से ही आया था। ठीक, वो AC मोटर से। अगला प्रश्न क्या है? मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो देखिए जो आपका इलेक्ट्रिकल डिग्री होती है, इलेक्ट्रिकल जो डिग्री होती है वो होती है 180 गुणे P होती है। ठीक, समझ रहे हो ना? तो इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर होता है, यानी विद्युत डिग्री बराबर होता है 180 गुणे ध्रुवों की संख्या।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत डिग्री बराबर 180 गुणे ध्रुवों की संख्या। अगला प्रश्न आया था आपका, लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो लंबी दूरी की वितरण लाइन के लिए हम संचयी यौगिक जनरेटर का उपयोग करते हैं, यानी कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का उपयोग करते हैं। और लाइट के लिए हम डीसी शंट मोटर का प्रयोग करते हैं प्रकाश के लिए, और आपका बूस्टिंग के लिए हम श्रेणी जनरेटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और वेल्डिंग करने के लिए हम विभेदी यौगिक जनरेटर का उपयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहाँ से आया था, डीसी मोटर से क्वेश्चन आया है। प्रश्न है, डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो डीसी मोटर की गति की गणना करना है तो एन बराबर होता है बैक ईएमएफ बटा में फाई होता है, ठीक। इसका जो मेन फार्मूला होता है ईबी बराबर होता है पी फाई जेड एन अपान 60A होता है ना। तो यहीं से यह फार्मूला निकला है। अब इसका जो सही उत्तर हो जाएगा एन इजकल टू ईबी बटा में फाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डीसी जनरेटर में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये पहला ही प्रश्न है आपका मशीन का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कम्यूटेटर राइजर, ठीक। जो भी आकार का यहाँ पे आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं कम्यूटेटर राइजर, और इसे हम बोलते हैं कम्यूटेटर सेगमेंट, और इस पूरे चित्र को हम बोलेंगे कम्यूटेटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये स्लॉट बनाया गया है, तो इस स्लॉट को क्यों बनाते हैं, ऐसे क्यों बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम की डालते हैं। की डालने से क्या होता है, शाफ्ट से जो आर्मेचर कोर होता है वो लॉक हो जाता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंजी तरीका ठीक करने के लिए, यानी कुंजी यानी की को फंसाने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डीसी मोटर की गति नियंत्रण की यह कौन सी विधि है। तो डीसी मोटर की गति नियंत्रण की कौन सी विधि है ये बताना है। तो जब वेरिएबल रेजिस्टेंस आर्मेचर के समानांतर में जुड़ा होता है तो उस नियंत्रण विधि को हम क्या कहते हैं, आर्मेचर डाइवर्टर विधि, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्मेचर डाइवर्टर विधि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला आपका प्रश्न है, रीवाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्रिया क्या है। तो इसका उत्तर है वेवेज को हटाना। जो बांस लगा होता है ना, जब आप बाइंडिंग करते हो तो उसमें बांस लगाया जाता है, तो बाइंडिंग करते समय आपको क्या करना होता है, उसमें लगाना होता है ताकि आपकी बाइंडिंग बाहर ना आए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेवेज को हटाना। अब यहाँ पे बाइंडिंग करना है तो आपको क्या करना है, वेवेज हटाना पड़ेगा। तो इतना ही प्रश्न हमको मिला था। तो कुछ इस तरह के प्रश्न आपको देखने को सीबीटी एग्ज़ाम में मिल रहे हैं इस साल के। ज़्यादातर जो क्वेश्चन हमको देखने को मिल रहा है वो आपका मशीन से है, जैसे डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, आपका सिंगल फेज मोटर, 3 फेज मोटर, सिंक्रोनस मोटर, अल्टरनेटर, और आपका ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन से भी पूछ रहा है, जैसे इंसुलेटर के बारे में पूछ रहा है, फिर से आपका ऑक्सिलोस्कोप के बारे में पूछ रहा है, इसके बाद रेक्टिफायर से पूछ रहा है, और ट्रांजिस्टर से भी पूछ रहा है। ये सब जितने भी चैप्टर हैं इनको अच्छे से तैयार कर जाइए, और ड्राइव से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।